हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को राजपूत काल के विषय में बताएंगे। ये राजपूत काल हम देखते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद और भारत में तुर्कों की स्थापना से पहले का जो बीच का समय है 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक, इसे भारतीय इतिहास में इतिहासकारों ने राजपूत काल कहकर पुकारा है। हम देखते हैं 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में एक केंद्रीय सत्ता का समापन हो जाता है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का राज्य स्थापित हो जाता है, जो स्वयं को राजपूत कहकर पुकारते हैं और इन्हें राजपूत शासक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न राजवंश होते हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपने वर्चस्व को स्थापित करते हैं और अपने वर्चस्व की वृद्धि के लिए, वर्चस्व को बढ़ाने के लिए हम देखते हैं लगातार दूसरे राजवंशों के साथ में युद्ध में रत रहते हैं, युद्ध में लगे रहते हैं। ये राजपूत राजवंशों की विशेषता है कि कोई भी राजपूत संपूर्ण भारत पर या कहें संपूर्ण उत्तर भारत पर भी एक छत्र राज्य स्थापित करने में सफल नहीं होता है और वो सभी एक ऐसे शक्ति संतुलन में फंसे रहते हैं कि कोई भी किसी को समूह नष्ट नहीं कर पाता, कोई किसी पर पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाता। इसलिए हम देखते हैं कि 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक के समय में ये सभी राजपूत शासक आपस में लड़ते रहते हैं और एक तरीके से भारत में एक विकेंद्रीय सत्ता की स्थापना होती है। इसमें कोई भी एक केंद्रीय सत्ता नहीं होती है। इस राजपूत काल को हम देखते हैं कि इतिहासकारों ने संधि काल या संक्रमण काल के नाम से भी पुकारा है कि प्राचीन भारत की समाप्ति हो जाती है हर्षवर्धन की मृत्यु पर और मध्यकाल की शुरुआत तुर्कों की स्थापना से मानी जाती है। तो इस बीच के काल को संधि काल और संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात यह आती है कि राजपूत, ये राजपूत शब्द जो है वो राजपुत्र, संस्कृत के राजपुत्र से बना है, माने राजाओं के पुत्र अर्थात राजाओं के वंशज। तो इन राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न सिद्धांत इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इन उत्पत्ति के सिद्धांतों में जो प्रमुख हैं वो हम अभी आपको बताएंगे। इनमें सर्वप्रमुख सिद्धांत जो है, एक है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, माने भारत में जो राजपूत थे उनकी कहीं कहीं विदेशी उत्पत्ति थी, विदेश से उनकी मूल विदेश में था। अब देखते हैं कर्नल, उनमें प्रमुख हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने भारतीय राजपूतों की उत्पत्ति सीथियन लोगों से बताई है। इसके अलावा हम देखते हैं स्मिथ और कनिंघम जैसे जो इतिहासकार हैं वो इनकी उत्पत्ति शक और कुषाणों से बताते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में ईश्वरी प्रसाद और भंडाकर जैसे भी इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने भी इनकी विदेशी उत्पत्ति बताई है। जैसे उन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश को एक खजर नामक हूण जाति से उत्पत्ति बताई है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन क्षत्रिय कुछ इतिहासकारों ने, इनमें सबसे प्रमुख हैं डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, इन्होंने भारतीय राजपूतों की जो उत्पत्ति है प्राचीन क्षत्रिय कुलों से बताई है। इन प्राचीन क्षत्रिय कुलों में प्रमुख रूप से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय थे जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। इसके साक्ष्य में हम कह सकते हैं कि राजपूतों में 36 कुल प्रमुख रूप से पाए गए हैं। उन 36 में 10 स्वयं को सूर्यवंशीय क्षत्रिय बताते हैं, 10 चंद्रवंशीय क्षत्रिय बताते हैं। इस तरह से काफी कुछ इनकी डॉक्टर गौरीशंकर ओझा की बात उनके मूल से ही सिद्ध हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड के सिद्धांत का जो प्रादुर्भाव है या साक्ष्य है हमें चंद्रवरदाई की रचना से मिलता है। चंद्रवरदाई ने बताया है कि माउंट आबू पर, माने आबू पर्वत पर आतताइयों को विनाश करने के लिए, आतताइयों को से धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए वशिष्ठ ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिससे प्रतिहार, परमार और चौहान चालुक्य नामक 4 योद्धा उत्पन्न हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा की।
ये 4 योद्धाओं की हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में 4 प्रमुख राजवंशों की स्थापना होती है जो भारतीय इतिहास को काफी कुछ प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने ब्राह्मण उत्पत्ति बताई है। राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मण वंशों से हुई है। उनमें डॉक्टर दशरथ शर्मा और विश्वम्बर पाठक प्रमुख हैं। इन्होंने बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से होती है। इसके प्रमाण के तौर पर यह कहा जा सकता है जिस प्रकार से सूर्यवंश की 10 शाखाएं, चंद्रवंश की 10 शाखाएं और इसी तरह से अग्निवंश की 4 और इसी तरह से ऋषि वंश से ऋषि कुल के 12 कुल ऐसे हैं जो 36 राजपूतों की शाखाओं में सम्मिलित हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि राजपूतों में सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश के अलावा ऋषि वंश की शाखाएं भी विद्यमान हैं। इनमें प्रमुख रूप से उल्लेख हम सेंगर का कर सकते हैं। सेंगर राजपूत होते हैं, वो ऋषि वंश से ही उत्पन्न हैं। अब हम इन सिद्धांतों की अगर हम समीक्षा करते हैं तो हम देखते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड हो या स्मिथ कनिंघम हो, इन्होंने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति बताई है। इस सिद्धांत को हमें स्वीकार नहीं हो सकता। क्यों नहीं स्वीकार हो सकता? कि अगर जेम्स टॉड और स्मिथ के अनुसार राजपूत विदेशी थे तो भारत में प्राचीन समय से शासन में रही क्षत्रिय जाति का विलोपन कहाँ हो जाता है, वो एकाएक कहाँ विलुप्त हो जाती है। इसलिए इनके इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन क्षत्रिय, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने प्राचीन क्षत्रियों को ही राजपूतों का पूर्वज बताया है, लेकिन इसकी समीक्षा करने के बाद हमें ज्ञात होता है कि पूरी तरह से प्राचीन क्षत्रियों को ही राजपूतों का पूर्वज नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो विदेशी राजवंश आए, विदेशी आक्रमणकारी आए, सिथियन, शक, इन लोगों ने भारत में अपनी सत्ता की स्थापना करी, तो इनके शासक वर्ग का कहीं न कहीं विलयन, कहीं न कहीं समाहित किया जाना ये हिंदू धर्म और समाज में ही हुआ। अंततः इनके शासक वर्ग को यहाँ के शासक वर्ग में सम्मिलित करके राजपूत की श्रेणी में ही रखा गया। और इनके बहुत से कुल ऐसे हैं जो दृष्टिगत होते हैं 36 शाखाओं में। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड के सिद्धांत में जिस तरह से बताया गया है कि 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई, तो ये इस बात का आभास कराता है कि कहीं न कहीं ये विदेशी राजवंशों का भारत में शुद्धिकरण करके भारतीय समाज में समाहित करने के लिए ही किया गया होगा। इसके अलावा हम देखते हैं ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत भी नकारा नहीं जा सकता है, और ब्राह्मणों के भी कुछ वंश ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपद धर्म में क्षत्रिय धर्म को अपनाया और राजपूतों के कुलों में समाहित हुए। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इनमें से किसी भी सिद्धांत को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं किया जा सकता और किसी भी सिद्धांत को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार स्पष्ट है इस निष्कर्ष से कि भारत में जो राजपूत थे कहीं न कहीं प्राचीन क्षत्रिय और इसके अलावा ब्राह्मणों और इसके अलावा यहाँ की स्थानीय जनजातियों, वीर लड़ाकू जातियों और भारत में शासन के लिए आए शक और कुषाणों, इन सब का कुछ न कुछ अंश राजपूतों में सम्मिलित था। और हम देखते हैं कि ये राजपूत अपनी वीरता, अपने गुणों, अपने सिद्धांतों के लिए भारतीय इतिहास में पहचाने जाते हैं। इन्होंने जो अपने सिद्धांत स्थापित किए, यद्यपि वो काफी महान आदर्श थे, लेकिन हम देखते हैं कि तुर्कों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के समक्ष इनके ये सिद्धांत ही दुर्बलता बनकर सामने आते हैं, क्योंकि तुर्कों का या विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में युद्ध के लिए एकमात्र सिद्धांत था, वो था विजय। इसके अलावा उनका कोई सिद्धांत नहीं था। इसलिए इस सिद्धांत के आगे भारतीय राजपूतों के जो आदर्शात्मक सिद्धांत थे वही अंततः राजपूतों की दुर्बलता और राजपूतों की पराजय का कारण बना। इसलिए हम कह सकते हैं
कि राजपूतों के सिद्धांत ही राजपूतों की बहुत बड़ी दुर्बलता थी। वरना अगर हम देखते हैं कि भारतीय राजपूतों की वीरता, भारतीय राजपूतों का पराक्रम, भारतीय राजपूतों का बलिदान विश्व की किसी भी जाति से कहीं पर भी 19 नहीं बल्कि 21 है। हम देखते हैं कि जिन तुर्कों ने इस्लाम के उदय के बाद ईरान से लेकर तुर्की तक, मध्य एशिया से लेकर अफ्रीका तक के संपूर्ण प्रदेश को लगभग आधी शताब्दी में ही रौंद डाला, विजित कर लिया, वही इस्लामी सत्ता हम देखते हैं कि भारत में आकर उसे सदियों तक संघर्ष करना पड़ा। उन तुर्कों को, विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत में शताब्दियों तक संघर्ष करना पड़ा। हम अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण उत्तर और दक्षिण भारत तक देखते हैं कि भारत में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की विजय से लेकर भारत में अंग्रेजों के आगमन तक का मुस्लिम सत्ता और मुस्लिम वर्चस्व का जो इतिहास है वो पूरी तरह से भारतीय राजपूतों के साथ संघर्ष का इतिहास है। भारतीय राजपूतों ने कभी भी उनकी अधीनता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और भारत में तुर्क रहे हों या भारत में मुगल रहे हों, उन्हें विजय और पुनर्विजय के अपने अभियान को लगातार चलाना पड़ा है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय राजपूत जिस तरह से भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, अंततः उसी के कारण ही भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म, भारतीय सभ्यता अक्षुण्ण रह सकी, उसकी रक्षा हो सकी। इसके अगले वीडियो में हम आपको भारत के प्रमुख राजपूत राजवंशों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।